वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 23 जून 2026 है और आज हम 23 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जून को। तो विश्व जो वर्षावन दिवस और वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे जो है प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। वर्षावन जो है पृथ्वी की जो जैव विविधता है, जलवायु संतुलन है या फिर कार्बन का अवशोषण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है कि जो वर्षावन उनके संरक्षण में और उनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो जो दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्षावन है वो है अमेजन। अमेजन जो वर्षावन है वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। और जो अमेजन जो अमेजन जो है उसको जो पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। विश्व के जो वर्षावन है करोड़ों पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का घर होते हैं। जो वर्षावन जो है वैश्विक कार्बन चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में जो है पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट जो है और जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र वर्षावन है वो जैव विविधता के प्रमुख केंद्र है। अभी हमने डिस्कस किया अमेजन वर्षावन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो जो अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन तो है ही, लेकिन वो किस तरह के वर्षावन है? वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वो होते हैं जो इक्वेटर के पास में स्थित होते हैं, जो सघन मतलब डेंस होते हैं और गर्म रहते हैं, जहाँ पूरे वर्ष जो है तापमान जो उच्च रहता है, हाई रहता है और पूरे वर्ष जो है बारिश होती है। तो ऐसे जो रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय रेन फॉरेस्ट कहते हैं, वर्षावन कहते हैं। और जो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट है वो पृथ्वी का लगभग 7% जो हिस्सा है वो इन्होंने कवर कर रखा है। तो याद रखना आप। तो विश्व वर्षावन दिवस जो है हर साल 22 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी ने। तो हाल ही में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। वैभव सूर्यवंशी ने 11 बॉलों में 11 गेंदों में ही 50 रन बनाए हैं। ये उन्होंने भारत जो ए बनाम जो श्रीलंका ए जो टीम थी उन उसके समक्ष जो वनडे जो और होने जो मैच था उसमें ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। वैभव जो भारतीय क्रिकेट जो हैं उभरते हुए खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। तो याद रखना सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज के नाम है? वैभव सूर्यवंशी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में प्रसिद्ध किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक की प्रतिमा का हाल ही में एडनबर्ग कॉलेज में अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुश्रुत। तो महर्षि सुश्रुत की जो स्टैच्यू है उसको हाल ही में एडनबर्ग के जो कॉलेज है वहाँ उसका जो अनावरण किया गया है। सुश्रुत जो है प्राचीन भारत के महान चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक थे, मतलब शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन। उन्होंने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में सैकड़ों शल्य प्रक्रियाओं मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए और जो शल्य उपकरण है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनका वर्णन किया है। तो हाल ही में जो उनकी प्रतिमा है उनका अनावरण जो किया गया है वो एडनबर्ग कॉलेज में किया गया है, जो कि स्कॉटलैंड में है, जो भारतीय चिकित्सा विरासत का को वैश्विक सम्मान मिलने का प्रतीक है। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 से अधिक जो शल्य प्रक्रिया मतलब सर्जरी की जो प्रोसीजर्स हैं वो हैं और 120 से अधिक जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका वर्णन किया गया है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का भी अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने नाक के जो पुनर्निर्माण जैसी जटिल सर्जरी का वर्णन किया था। चरक को जो है आयुर्वेद का जनक माना जाता है, जबकि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। और इसमें एडनबर्ग जो है वो स्कॉटलैंड की राजधानी है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जो ये जो प्रतिमा जो स्टैचू जो एडनबर्ग के अंदर जो इसका जो अनावरण किया गया है ये लगभग 90 किलो की जो है कांस्य की एक स्टैचू है। और इसका अनावरण किस कॉलेज में किया गया है? इसका अनावरण किया गया है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडनबर्ग इन स्कॉटलैंड। तो ये जो रॉयल कॉलेज है सर्जन्स का एडनबर्ग के अंदर जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है
वहाँ इसका अनावरण किया गया है। और इसको जो है इस कॉलेज को जो एक प्ले फेयर जो ऑडिटोरियम है, जो वहाँ का एक परिसर है, प्ले फेयर ऑडिटोरियम, वहाँ इसका अनावरण किया गया है। और इस कॉलेज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ऐसा माना जाता है कि ये जो सर्जिकल इंस्टीट्यूशन है, ये जो शल्य संस्थान है, इस दुनिया का सबसे पुराना संस्थान सर्जिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी स्थापना 1505 में की गई थी। और जो सुश्रुत जो है, महर्षि जो सुश्रुत हैं, वो फादर ऑफ सर्जरी भी जाने जाते हैं। फादर ऑफ सर्जरी भी उन्हें कहा जाता है, शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है भारतीय मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उन्हें लगभग 2600 साल पहले जो है जो प्लास्टिक सर्जरी जो है उसको डिस्कवर किया था। और जो ये जो स्टैचू है, ये किसने डोनेट किए? ये जो स्टैचू है वो डोनेट की गई थी चेवारू जो फैमिली फाउंडेशन है उनके द्वारा। और जो इस स्टैचू को बनाने वाला कौन था? इस स्टैचू को बनाने वाले तमिलनाडु से थे, तिरुमना तिरुमना अन्नामलाई, उन्होंने इस स्टैचू को बनाया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारतीय चिकित्सा है, सुश्रुत की प्रतिमा जो स्टैचू है वहाँ उनका अनावरण किस देश में किया गया? तो एक तो स्कॉटलैंड, अगर स्कॉटलैंड सीधा आता है तो आप स्कॉटलैंड का जो आंसर है वो सही है। अगर स्कॉटलैंड उसके अंदर मेंशन नहीं है एमसीक्यू में और वहाँ आपको यूके दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम, तो उसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड जो यूके जो है उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? उसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उनके जो है वो जो कॉम्प्रोमाइज इन सब से क्या बनता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? ऑप्शन ए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम एस सुब्बलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार एम एस सुब्बलक्ष्मी थी। उन्होंने वर्ष 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न उनसे सम्मानित किया गया था। वे जो कर्नाटक जो शास्त्रीय संगीत है, कार्नेटिक म्यूजिक जो है, उनकी महान गायिका थे। उन्होंने भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। जो एम एस सुब्बलक्ष्मी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता, क्योंकि यह जो उपाधि है यह सरोजिनी नायडू को दी गई थी। वे रमन मैगेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 1994 में हुई थी। यह जो सम्मान है भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और लता मंगेशकर जो है वो भी गायिका हैं, उन्हें भी भारत रत्न मिला था। वो कब मिला था? 2001 के अंदर। तो पहली संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वो थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 टी20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहले क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो है टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने के दौरान हासिल की। हरमनप्रीत जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो हरमनप्रीत कौर जो उनका जन्म जो मोगा पंजाब में हुआ था, वे 2018 महिला टी20 विश्व कप में भारत की कप्तान बनी थी। उन्होंने 2017 महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन की यादगार पारी भी खेली थी। भारत की प्रमुख महिला क्रिकेटरों में स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स भी शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का संचालन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अभी लेबर पार्टी के नेता थे। उन्हें उनके इस्तीफे के बाद ब्रिटेन की राजनीति में नए नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई। यह घटनाक्रम ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और लेबर पार्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट कहा जाता है। लेबर पार्टी ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। ब्रिटेन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की है, क्योंकि वहाँ एक प्रिंस भी होता है। अभी जो यूके के पीएम ने जो स्टेप डाउन दिया है, मतलब स्टेप डाउन किया है, रिजाइन किया है,
उन्होंने अपने उस स्टेप डाउन में अनाउंस किया था कि वो स्टेप डाउन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल प्रेशर है, और दूसरा जो इंटरनल कुछ डिविजन हैं लेबर पार्टी के अंदर, लेकिन वो अपने पद के ऊपर बने रहेंगे जब तक कि दूसरा जो लीडर है वो इलेक्ट ना हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो भारत जो है 22 जून से जो शुरू हुई ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग जो है उसकी मेजबानी कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जो है अजीत डोभाल कर रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। वर्तमान में अगर हम बात करें ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में फिर वर्तमान में 11 सदस्य देश शामिल हैं, और ब्रिक्स का जो मूल गठन जो है वो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। भारत के जो वर्तमान NSA वो अजीत डोभाल है। ब्रिक्स देशों का जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक में महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुरक्षा एवं रणनीतिक मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुरासानी इमली को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया गया। यह जो मध्य प्रदेश के मांडू धार जिला क्षेत्र के विशिष्ट विरासत फल है। GI टैग किसी भी उत्पाद को की भौगोलिक पहचान और विशिष्टता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इससे क्या होगा, इससे जो स्थानीय उत्पादक जो उसको आर्थिक लाभ, उत्पाद को वैश्विक पहचान मिलने में मदद मिलती है। GI का पंजीकरण कौन करता है? मतलब GI टैग का जो रजिस्ट्रेशन कौन करता है? वो करता है भारत में जो भारत के चेन्नई में स्थित जो GI रजिस्ट्री है उसके द्वारा किया जाता है। GI की वैधता कितनी होती है? 10 वर्ष की होती है। मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध GI उत्पाद महेश्वरी साड़ी भी है, और मांडू जो अपने ऐतिहासिक स्मारकों और अफगान कालीन वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। GI टैग जो उत्पाद की नकली बिक्री को रोकने में मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो FIH नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग में भी स्थान सुनिश्चित किया है। जो FIH है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लोजेन में स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान वो कौन है? सलीमा टेटे थी। जो FIH जो नेशंस कप को प्रो लीग के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट माना जाता है। भारत ने लगातार दूसरी बार FIH नेशंस कप का खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में पुरुष और महिला वर्ग के सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी। तो इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2025 में नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। नीरज चोपड़ा जो है भारत के स्टार भालाफेंक जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। पारुल चौधरी जो लंबी दूरी और 3000 मीटर स्टीपल चेज की प्रमुख भारतीय एथलीट है। समारोह में PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारत के पहले एथलीट हैं। पारुल चौधरी एशियाई खेलों की पदक विजेता है। PT उषा जो हम भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहा जाता है। भारतीय एथलेटिक्स का संचालन कौन करता है? भारतीय एथलेटिक्स का संचालन करता है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जितने भी आपको वीडियोज आए उन सब का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।